सक्षम और उसकी माँ एक बड़ी सी हवेली के बाहर खड़े हुए थे। सक्षम के पीछे उसके आदमी भी थे जो आसपास की चीजों का जायजा ले रहे थे। घर के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने सक्षम को रोकने की कोशिश की, लेकिन सक्षम के आदमियों ने आगे आकर उन्हें एक मुक्के से ही धराशायी कर दिया। उन्होंने गेट खोला। जैसे ही सक्षम आए, लिविंग रूम में बैठे हुए दंपति अचानक की आंखों में आग थी, लेकिन चांद खड़ा रहा। सक्षम की माँ ने अपने सांप पर नफरत भरी एक नजर दौड़ाई। सुरेश, सुमित्रा, मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने हमारे बेटे को हमसे अलग रखा। आपको क्या थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दीजिए। सक्षम की माँ की बात सुनकर सुमित्रा आगे आई और सक्षम की माँ के सामने खड़ी होकर बोली, दीदी, अब वो मेरा बेटा है। उसका आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे पाला है। वो आप लोगों से नफरत करता है। मिसेस ओबरॉय कहा, वो मेरा बेटा है। आखिर वो हमसे नफरत क्यों करेगा? तुम दोनों ने उसके दिमाग में ऐसा क्या डाला है जो वो हमसे नफरत करता है? वो इतने सालों में एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया और इतने सालों में उसे हमारी याद नहीं आई। सक्षम की माँ की आंखें ये कहते हुए नम हो गई और उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कहाँ है मेरा बेटा? उसे बाहर बुलाइए। मुझे उससे बात करनी है। उसे गले लगाना है। सुरेश, जो कि सक्षम को देखकर डरा हुआ था, उसने हकलाते हुए कहा, भाभी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमने जो भी किया अंशु की जान बचाने के लिए किया। अगर उस वक्त अंशु आपको मिल गया होता तो शायद वो अभी तक मर चुका होता, जैसे आपका बड़ा बेटा मरा था। ये कहकर उसने धीरे से सक्षम की तरफ देखा। सक्षम इस वक्त शांत खड़ा हुआ था, लेकिन सुरेश उसके अंदर उफनाते हुए तूफान को महसूस कर सकता था। सक्षम की माँ ने तुरंत कहा, सुरेश, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि मेरा बेटा अगर हमारे पास होता तो मर चुका होता? क्या हम तुम्हें राक्षस नजर आते हैं जो अपने ही बेटे को खा जाएंगे? सुरेश ने कहा, भाभी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं सक्षम की बात कर रहा हूँ। ये जो आपके साथ आपका दूसरा बेटा आया है, इसे आप अच्छे से जानती कहाँ हैं? आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। इसने न जाने कितने ही लोगों का खून पिया है, यहाँ तक कि आपके बड़े बेटे को भी इसने ही मारा है। मुझे पता है कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे संबंध पहले ही खराब हो चुके हैं, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन करना ही होगा। आपका ये बेटा किसी हैवान से कम नहीं है। इसने बहुत से लोगों की जान ली है और अब तो इसे अंशु का भी पता लग चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि ये उसकी जान ले ले। ये सुनकर सक्षम की माँ की आंखें सख्त हो गई। वो अपने बेटे के बारे में कभी भी इतनी घिनौनी बात सोच भी नहीं सकती थी कि वो अपने ही भाई का कातिल है। वो अपने बेटे के बारे में इतना गलत कैसे सुन सकती थी? उन्होंने थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहा, और कुछ नहीं सुनूंगी मैं अपने बेटे के बारे में। तुम मेरे बेटे को मुझसे इतना दूर रखने के बाद अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरे दूसरे बेटे पर कीचड़ उछाल रहे हो। सुरेश मिसेस ओबरॉय को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, भाभी, मुझे पता है आपके लिए ये सब मानना आसान बात नहीं है, लेकिन आपको एक बात खलती नहीं कि भैया की मौत अचानक से कैसे हो गई? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब सक्षम ने ही करवाया है। सक्षम और भैया के बीच के रिश्ते पहले से ही ठीक नहीं थे, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे इस सब में इस लड़के का ही झोल लगता है। पहले तो भैया के अंडर ही सब कुछ था और वही फैमिली के हेड थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब पावर इस लड़के के पास आ गई है और अब ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अपनी बात पूरी करते हुए सुरेश के हाथ कांपने लगे थे। उसने सक्षम को एक नजर देखा जो उसे ही देख रहा था। सक्षम के चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस नहीं थे और कोई उसका चेहरा देखकर ये नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या खुरापात चल रही है। सक्षम की माँ को सक्षम के बारे में इतना कुछ सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उन्होंने दोबारा से सुरेश से कहा, देखो सुरेश, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। तुम्हारे अंदर किस बात की नफरत अब तक छुपी हुई है, पर जो पहले हो चुका है वो हो चुका है। अब पहले की बातों पर नफरत निकालने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे बेटे को वापस कर दो। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तड़प रही हैं। सुरेश ने कहा, भाभी, आप जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं अंशु को अब आप लोगों के पास नहीं जाने दूंगा। वो मेरा बेटा है और मैंने उसे बचपन से पाला है। उसमें मेरी और सुमित्रा की जान बसती है। हम दोनों अब उसे खुद से दूर नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं कि हम दोनों की संतान नहीं है। अब वही हमारा एकमात्र सहारा है। ये सुनकर सक्षम की माँ झल्लाते हुए बोली, दिखा दी ना अपनी असली औकात? पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने इसलिए अंशु को हमसे दूर किया क्योंकि तुम्हें एक संतान चाहिए थी? अगर तुम्हें कोई संतान ही चाहिए थी तो किसी अनाथ आश्रम से ले आते। कम से कम किसी का भला तो हो जाता। हमारे बच्चे को हमसे दूर करने की क्या जरूरत थी? सुरेश ने कहा, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। हमने उस वक्त जब रिदम की मौत हुई थी तब सिर्फ अंशु को बचाने के लिए ये सब किया था, क्योंकि हमें सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं सक्षम उसको भी कोई नुकसान न पहुंचाए। ये सुनकर सक्षम की माँ ने चिल्लाते हुए वार्निंग देकर कहा, बस सुरेश, खबरदार, जो तुमने सक्षम के लिए एक शब्द भी कहा, मैं अपने बेटे के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगी। मेरे बेटे के बारे में अनाप शनाप बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है
और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सक्षम अपने ही भाई को क्यों मारेगा? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? सक्षम की माँ की बात सुनने के बाद सुमित्रा ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, भाभी आपको नहीं पता। जैसे ही सुमित्रा के ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे सक्षम की नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई, जो इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक थी। सुमित्रा बीच में ही बोलते हुए चुप हो गई। उसने अपनी आंखों के किनारे से सक्षम के ऊपर एक नजर डाली और फिर जल्दी से जाकर सुरेश के पीछे खड़ी हो गई। सुरेश की हालत खुद भी इस वक्त खस्ता थी, लेकिन फिर भी वो बोलने की हिम्मत कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके सामने उसकी भाभी खड़ी हुई थी। वो जानता था कि अपनी माँ के सामने सक्षम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसे सोच समझकर ही अपनी जुबान खोलनी चाहिए थी, क्योंकि ये आदमी बाद में जरूर कुछ न कुछ करेगा जो उसके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। सक्षम ने एक नजर पूरे घर पर दौड़ाई और फिर अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए बोला, अंशु के कपड़े जल्दी से जल्दी पैक कर दीजिए, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहेगा। जैसे ही सक्षम ने इतना कहा, एक 20-21 साल के लड़के की आवाज पीछे से आई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सबने आवाज की दिशा में मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक 20-21 साल का लड़का खड़ा था। वो अपने हाथों में कपड़ों का सूटकेस पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशंस थे। वो देखने में बिल्कुल सक्षम की तरह लग रहा था। उसे देखकर सक्षम की माँ भावुक हो गई और उसके पास जाते हुए बोली, हाँ मेरा बेटा। उन्होंने बिना देरी किए झट से जाकर अंशु को गले लगा लिया। अंशु के हाथ अपनी माँ का एहसास पाकर थोड़े से कांपे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और मिसेस ओबरॉय को खुद से दूर करते हुए बोला, दूर हटिए मुझसे, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसके बाद वो सीधा सुमित्रा के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, माँ आप ठीक तो है ना? इन लोगों ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अपने ही बेटे को किसी और को माँ बोलते हुए देखकर मिसेस ओबरॉय का कलेजा जल उठा। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी और सक्षम की आंखें भी ये सब देखकर छोटी हो गई। सक्षम ने सख्ती से कहा, अंशु चलो यहाँ से। ये सुनकर अंशु ने अपनी नजरें घुमाई और सक्षम को घूर कर देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तो इसका मतलब है कि मैं नहीं जाऊंगा। अंशु इस वक्त पूरा सक्षम के जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में प्यार और इमोशन नाम की कोई भी चीज नहीं थी। जिस तरह की सख्ती सक्षम की आंखों में होती थी, उसी तरह की सख्ती अंशु की आंखों में थी। सक्षम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पीछे खड़े आदमियों की तरफ देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। सक्षम का इशारा पाते ही उसके आदमी तुरंत आगे आए और उन्होंने अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। फिर उन्होंने बंदूक सीधा सुमित्रा और सुरेश की तरफ पॉइंट कर दी। सुरेश ने हकलाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? सक्षम ने अंशु से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर तुम 3 मिनट में हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हुए तो मैं अभी के अभी इन दोनों को उड़ा दूंगा। सुमित्रा और सुरेश की तो ये बात सुनकर हालत ही खराब हो गई। सुमित्रा ने हकलाते हुए सक्षम की मां की तरफ देखा और कहा, दीदी आप देख रही है ना, आपका बेटा ये क्या कह रहा है? वो हमें मारना चाहता है, कुछ बोलिए दीदी। सक्षम की मां ने उनकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वो दूसरी तरफ देखने लगी। ये देखकर सुरेश ने कहा, भाभी आप। सुरेश इतना ही बोल पाया था कि उसे सक्षम की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास 2 मिनट है। अंशु ने अपने दांत पीसते हुए कहा, दिखा दिया ना अपना असली रंग। आप कितने घटिया आदमी हैं ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। किसी ने सही कहा है, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी कर लो वो टेढ़ी ही रहती है। आप भी उसी तरह हैं। आप अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकते। गुंडागर्दी करके मिलता ही क्या है? आप हमेशा से ही ऐसे थे। अगर आपको कोई किसी चीज के लिए मना कर दे तो आप उससे वो चीज अपनी ताकत के दम पर हासिल करते थे। आपको उससे कुछ मतलब नहीं कि आपके बर्ताव से कभी किसी को चोट भी पहुंच सकती है। आपके लिए कोई रिश्ता, किसी का प्यार और किसी की नफरत कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो आपका गुरूर, आपका घमंड। तभी सक्षम ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, 40 सेकंड। सक्षम की बात सुनकर अंशु ने अपने जबड़े भींच लिए और कहा, तुम। सक्षम ने गार्ड से कहा, 15 सेकंड। जैसे ही टाइम खत्म हो इन दोनों को मार दो। और इतना बोलकर सक्षम अपनी घड़ी को देखने लगा। सुमित्रा और सुरेश चिल्ला रहे थे। वो अपनी मौत को इतने नजदीक देखकर लगभग अपना मानसिक संतुलन खोने ही वाले थे। सुमित्रा ने फिर अंशु को देखकर कहा, बेटा हमें बचा लो, प्लीज बेटा हमें बचा लो। समय खत्म होते ही सक्षम के मुंह से निकला, शूट। लेकिन जैसे ही उसके आदमी शूट करने वाले थे, अंशु ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अंशु की बात सुनते ही सक्षम ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और अंशु से कहा, चलो। अंशु ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसकी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मिसेस ओबरॉय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अंशु को देखते हुए कहा, चलो बेटा अपने घर चलो। अंशु ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सुरेश और सुमित्रा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अंशु ने कहा, चाचा चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही आपके पास वापस आऊंगा। और ये कहकर अंशु मुड़ा और बाहर की तरफ चला गया। सक्षम ने एक नजर अपने चाचा चाची पर दौड़ाई और अपनी माँ के साथ बाहर आ गया।
इधर मानसी ने अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लिया था जो उसे दिल्ली अपने साथ लेकर जाना था। रात के वक्त जब सक्षम घर नहीं आया तो वो सो गई। उधर सक्षम ओबरॉय मेंशन में अंशु को लेकर आ गया। पूरे रास्ते अंशु ने सक्षम से थोड़ी भी बात नहीं की थी। वो सक्षम को इस तरह से देख रहा था जैसे वो किसी अपने बड़े दुश्मन को देख रहा हो। मुक्के बरसाते हुए कहा, तुम बुरे हो। सक्षम ने कहा, मैं बीच बीच में तुमसे मिलने आता रहूंगा। मानसी ये सुनकर शांत हो गई और बोली, प्रॉमिस। सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी। मानसी उससे अलग हुई और हॉस्टल के अंदर आ गई। सक्षम अगले दिन ओबरॉय मेंशन पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर दंग रह गया। अंशु दादी के पैर छू रहा था। वो तैयार था जैसे कहीं जाने की तैयारी कर रहा हो। सक्षम ने अंदर आते हुए कहा, यहाँ क्या हो रहा है? सक्षम की माँ भी तब तक किचन से आ गई। उनके हाथ में एक दही शक्कर की कटोरी थी। उन्होंने एक चम्मच अंशु को खिलाया और सक्षम से बोली, अब अंशु दिल्ली जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की कोचिंग लेने। अपनी माँ की बात सुनकर सक्षम ने अपनी नजरें अंशु के ऊपर जमाते हुए कहा, किसने परमिशन दी? अंशु ने जवाब देते हुए कहा, मुझे अपने सपने को साकार करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तभी सक्षम की दादी ने बीच में आते हुए कहा, अरे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। सक्षम ने कहा, ये कहीं नहीं जाएगा। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है और अब तो अमेरिका में भी हमारी कंपनी को सीईओ की जरूरत है, इसलिए ये उसको संभालेगा। अंशु ने तुरंत कहा, मुझे आपके बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर सक्षम का गुस्सा शांत होने के बजाय बढ़ गया। इससे पहले कि वो और कुछ गुस्से में बोल पाता, उसकी दादी जल्दी से उसके पास आई और सक्षम से बोली, वो तो छोटा है लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम उसको समझो। अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे करने दो। सक्षम ने दादी से कहा, दादी ये भाग जाएगा वहाँ से। अंशु ने तुरंत एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आप शायद भूल रहे हो, मेरे अंदर भी ओबरॉय खानदान का खून है। मैं चाहे जो भी हो सकता हूँ लेकिन एक कायर कभी नहीं हो सकता जो अपने किए वादे से मुकर जाए। इसलिए इतना तो तय है कि मैं भागूंगा नहीं, और अगर जाऊंगा तो पूरे हक से जाऊंगा। सक्षम ने अंशु की आंखों में आग को देखा और कहा, ठीक है लेकिन 1 साल, सिर्फ 1 साल। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ आकर बिजनेस संभालना होगा। और सक्षम इतना कहकर वहाँ से चला गया। इधर मानसी जब हॉस्टल में अपने रूम में गई तो वहाँ पर पहले से ही 2 लड़कियाँ मौजूद थीं। मानसी उन्हें देखकर ही समझ गई कि वो दोनों लड़कियाँ उसकी रूममेट हैं। जैसे ही उन लड़कियों ने मानसी को देखा, उनमें से एक लड़की उसके पास आई और बोली, अंदर आओ, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? मानसी मुस्कुरा दी और अंदर आ गई। दूसरी लड़की ने मानसी को एक नजर देखा और ये देखकर कि मानसी कितनी सुंदर है, उसके मन में मानसी के लिए ईर्ष्या पैदा हो गई। वो दूसरी लड़की मेकअप कर रही थी। देखने में वो लड़की भी बहुत सुंदर थी, लेकिन केवल मेकअप के साथ। पहली लड़की ने मानसी का सामान रखने में मदद की। फिर मानसी ने उस पहली लड़की से पूछा, अब तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया, जानवी। फिर उस लड़की ने मानसी से पूछा, और तुम्हारा नाम? मानसी ने कहा, अब मैं मानसी। उसके बाद मानसी उस दूसरी लड़की की तरफ मुड़ी और उससे बोली, और तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की घमंड से बोली, मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मेरे नाम का आधार कार्ड बनाना है क्या? वो लड़की काफी ज्यादा घमंडी नजर आ रही थी। मानसी उसे एक नजर देखकर ही समझ गई थी कि उस लड़की को ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने फिर उससे कुछ नहीं कहा और जानवी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। जानवी को काफी बुरा लग रहा था। उसने मानसी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब ये ऐसी ही मुफ्त है, मैं तुम्हें इसका नाम बताती हूँ, इसका नाम अनु है। मानसी ने अपनी गर्दन हिला दी। फिर सारा सामान रखने के बाद जानवी और मानसी दोनों बाहर आ गईं। वो दोनों शाम को पूरा कैंपस और जहाँ उनकी क्लासेस लगनी है वो सब देखने गईं। कैंपस में घूमते हुए मानसी ने जानवी से पूछा, क्या तुम अनु को पहले से जानती हो? जानवी ने कहा, नहीं, हमारी मुलाकात कल ही हुई है। जब वो दोनों वापस रूम में आई तब अनु वहाँ नहीं थी। इसके ऊपर उन दोनों ने कोई ध्यान भी नहीं दिया। वो दोनों जाकर अपने अपने बेड पर बैठ गईं और पढ़ाई करने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मानसी को याद आया कि उसने सक्षम को कॉल नहीं की है, तो उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और सक्षम को कॉल मिला दी। सक्षम ने कॉल उठाते हुए कहा, बोलो। मानसी बात करने के लिए बाहर की तरफ आ गई थी ताकि जानवी ज्यादा डिस्टर्ब न हो। मानसी ने धीरे से पूछा, क्या कर रहे हो तुम? सक्षम ने कहा, कुछ नहीं, अब बस काम कर रहा हूँ। ये सुनकर मानसी ने अपना सर पीट लिया। उसने कहा, ओहो, अब मेरे वहाँ ना होने पर तुम पूरे दिन काम मत करते रहना, वरना किसी दिन तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे, तब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। सक्षम बोला, और मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करने नहीं दूंगा। मानसी ने सक्षम को टोंट मारते हुए कहा, मैं करूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने किसी और के साथ शादी कर ली तो तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे, इसलिए मैं कुंवारी ही रहूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। आखिर कौन लड़की बुढ़े से शादी करना चाहेगी जिसकी सारी एनर्जी काम करके ही खत्म हो चुकी हो? सक्षम मानसी की बात को अच्छी तरह से समझ चुका था। सक्षम ने कहा, जब तुम यहाँ वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। ये सुनकर मानसी शर्मा गई। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत बेशर्म हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसी बातें करते हुए? उसकी ये बात सुनने के बाद सक्षम के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे।
मानसी और सक्षम बातें कर ही रहे थे कि अनु भी उसी वक्त वापस आ गई। उसने मानसी को एक नजर देखा और फिर रूम के अंदर चली गई। उसने जानवी से भी कोई बात नहीं की। जानवी अपनी पढ़ाई करती रही और उसने भी बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि दोस्ती बढ़ाने से ज्यादा यहाँ पढ़ाई जरूरी थी। अनु चुपचाप चादर ओढ़कर सो गई। मानसी ने अंदर आकर थोड़ी देर पढ़ाई की और उसके बाद वो और जानवी भी सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही मानसी का अलार्म बजा। मानसी अलार्म की आवाज सुनकर एकदम से उठ गई। उसकी जल्दी उठने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। मुंबई में भी वो सक्षम के बाद ही उठती थी, लेकिन अब हालात अलग थे। सक्षम ने उसे सिर्फ 1 साल का वक्त दिया था और अगर उससे 1 साल में ये एग्जाम पास नहीं हुआ तो सक्षम यकीनन उसे आगे पढ़ाई नहीं करने देगा। अलार्म की आवाज सुनकर जानवी भी उठ गई, लेकिन जैसे ही अनु को अलार्म की आवाज सुनाई दी, उसने अपने कानों पर तकिया रख लिया और चिल्लाते हुए बोली, इसे बंद करो, ये मेरे कानों में चुभ रहा है। अनु की बात सुनकर मानसी ने जल्दी से अलार्म बंद कर दिया। कुछ समय बाद जब अनु की नींद खुली तो उसने अपने सामने मानसी और जानवी को हाथों में किताब लेकर पढ़ते हुए देखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों पहले ही फ्रेश हो चुकी थीं। अनु अपनी आंखें मलते हुए बैठ गई और बोली, हाँ, पढ़ाकों की कमी नहीं है दुनिया में। मानसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जानवी बोली, अच्छा हुआ तुम उठ गई, वरना तो मुझे लगा था कि तुम यहाँ सोने ही आई हो। जानवी की ऐसी कड़वी बात सुनकर अनु की आंखें बड़ी हो गई। तभी उसे मानसी की दबी हुई हंसी सुनाई दी। ये देखकर अनु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनु ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरे पापा कौन है? मेरे पापा एक IPS ऑफिसर हैं। अनु ने काफी ज्यादा घमंड से कहा था। तभी जानवी ने उसकी बात बीच में काट दी और बोली, हाँ तो तुम्हारे पापा है ना, मैं तो खुद बनूंगी एक IPS ऑफिसर। जानवी की बात सुनकर अनु का चेहरा बिगड़ गया। अनु ने चिढ़ते हुए कहा, देख लूंगी कि कैसे बनती हो IPS ऑफिसर। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गई और अपनी अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। उसके जाने के बाद मानसी ने जानवी से कहा, तुम्हें उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जानवी ने कहा, अरे मानसी, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता कि ऐसे इंसानों से कैसे बात की जाती है। इस लड़की ने कल से मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब किया हुआ था, अब मैं इसको अच्छे से मजा चखाऊंगी। उसके बाद वो दोनों साथ में क्लास लेने चली गई। क्लास लेने के बाद वो दोनों सीधा लाइब्रेरी आ गई। मानसी सीढ़ी पर चढ़कर एक किताब निकाल रही थी। जैसे ही वो सीढ़ी के लास्ट स्टेप पर किताब लेकर पहुंची तो उसका पैर फिसल गया। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो एक हैंडसम लड़के को अपने सामने पाया, जिसने उसे पकड़ रखा था और वो उसे ही देख रहा था। मानसी की आंखें उस लड़के को देखकर तुरंत बड़ी हो गईं। वो उस लड़के को पहचान चुकी थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वो है जिसने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। मानसी उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया हो। जिस तरह से मानसी उसे घूर रही थी उससे उस लड़के को चिढ़ मच रही थी। अंशु थोड़ा गुस्से से बोला, क्या तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद कर सकती हो? लेकिन मानसी को तो जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, इसलिए उस लड़के का चिढ़ना और ज्यादा बढ़ गया। उसने फिर मानसी को छोड़ दिया। जैसे ही उसने मानसी को छोड़ा, मानसी नीचे जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही मानसी के मुंह से आह निकली और आसपास सभी बच्चे उसे देखने लगे। जानवी जल्दी से मानसी के पास आई और उसकी मदद करते हुए बोली, अब तुम ठीक हो? मानसी ने रोने जैसा मुंह बनाकर अपनी गर्दन हिलाई। मानसी ने उस लड़के को देखना चाहा, लेकिन अंशु वहाँ से जा चुका था। तभी अनु भी वहाँ आ गई और अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने क्या सोचा था? अगर उसने तुम्हें बचा लिया तो तुम उसके दिल और दिमाग पर राज कर लोगी। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये ओबरॉय खानदान का छोटा बेटा है, इसलिए इसके करीब आने का भी मत सोचना। अनु ने जैसे ही अंशु को देखा था वो उसकी बहुत बड़ी फैन हो गई थी। उसने तुरंत अंशु के बारे में पता भी कर लिया। जब उसे ये पता लगा कि अंशु मुंबई के फेमस ओबरॉय खानदान का छोटा बेटा है तो वो और भी ज्यादा मचल उठी और उसके अंदर अंशु को पाने की लालसा जाग उठी। अंशु अपने दोस्त आकाश से बात कर रहा था। आकाश ने अंशु को बताया कि उसने मानसी को फोन पर किसी लड़के को बुलाते हुए सुना था और ये सुनकर अंशु मानसी जिधर गई थी उस ओर जाने लगा। आकाश ने अंशु को रोकते हुए कहा, रहने दे भाई, वहाँ मत जा, क्यों फालतू के पंगे मोल लेने। अंशु ने कहा, मैं अब वहाँ जाकर देखूंगा कि आखिर उस लड़की ने किसे बुलाया है। आकाश ने अंशु को रोकते हुए कहा, अरे यार अंशु, मैं मजाक कर रहा था, तूने तो सीरियसली ही ले लिया। चल यहाँ से, अब हम रूम में चलते हैं, वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। अंशु ने जाते हुए कहा, तू जा, मैं बस आ रहा हूँ। और ये कहकर अंशु ने आकाश का हाथ कंधे से हटाया। तभी उनके पास एक लड़का आया और आकाश से बोला, तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। आकाश ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। और ये बोलकर वो वापस से अंशु की तरफ मुड़ा और उससे बोला, भाई तू भी चल। अंशु ने कहा, तुझे बुलाया है उन्होंने, तू जा, मैं अभी आता हूँ। आकाश बोला, लेकिन तू। आकाश ने इतना ही कहा था कि अंशु ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, तू जा।
मेरी चिंता मत कर। और ये कहकर अंशु मानसी जहाँ से गई थी उस दिशा में बढ़ गया। मानसी जब हेलीकॉप्टर वाली जगह पर पहुंची तो उसने सक्षम को आंखों पर काले शेड्स पहने हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देखा। उसके आगे और पीछे काले कपड़े पहने आदमी थे। सक्षम भी मानसी को देख चुका था। मानसी के पास आते हुए उसने अपनी आंखों से शेड्स उतारे और उसकी आंखों में मानसी को देखकर नमी आ गई। उसने अपने हाथ थोड़े से हवा में उठाए और मानसी को खुद के करीब आने का इशारा किया। बिल्कुल एक फिल्मी हीरोइन की तरह मानसी उससे जाकर लिपट गई। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, आई मिस यू। सक्षम ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी तो एक ही दिन हुआ है। मानसी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और कहा, तुम यहाँ क्यों आए? सक्षम की आंखों में तुरंत गुस्सा उतर आया। वो बोला, कौन है वो जिसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया है? तभी एक तेज आवाज उस जगह गूंजी, वो मैं हूँ। अंशु सक्षम के बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ था। सक्षम की नजरें उसे देखकर तुरंत सख्त हो गईं। सक्षम के आदमी आगे आए और मानसी और सक्षम के आगे घेरा बनाकर खड़े हो गए। मानसी अंशु की आवाज सुनकर सक्षम से अलग हुई और उसने अपना सिर पीट लिया। मानसी खुद से बोली, ओफो, अब ये यहाँ क्यों आ गया? ये लड़का नहीं जानता कि ये साक्षात अपनी मौत को न्योता दे रहा है या शायद इसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। मानसी ने डर के कारण सक्षम का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब ये छोटा और नादान है, इसे जाने दो। मैंने बहाव में आकर तुमसे ये सब कह दिया था, अब भूल जाओ उस बात को। लेकिन सक्षम ने मानसी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर अभी भी अपने सामने खड़े लड़के पर जमी हुई थी। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, उसे आने दो। अंशु चलकर उनके पास आया। अंशु के आते ही सक्षम के लिए हाथ पर मानसी की पकड़ और ज्यादा कस गई। अंशु के चेहरे पर मुस्कान को देखकर मानसी को ऐसा महसूस हो रहा था कि काश वो इस लड़के को अभी पीट सकती। अंशु उनके आगे आकर खड़ा हो गया। उसने एक नजर मानसी पर डाली और एक नजर सक्षम को देखा। उसके बाद उसकी नजर उनके हाथ पर चली गई। एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने सक्षम से कहा, ओह, तो ये आपकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में माँ और दादी बात कर रहे थे? लेकिन आपकी चॉइस कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं है। मैंने तो सोचा था कि आपकी चॉइस आपकी तरह ही डेंजरस होगी, जिसका आपकी तरह ही काली दुनिया से लिंक होगा। लेकिन ये तो फूल की तरह कोमल और नाजुक है, जिसे तोड़ने पर ये मर जाएगी। सक्षम ने गुस्से से कहा, अंशु। सक्षम की तेज आवाज सुनकर अंशु थोड़ा सा कांप गया, लेकिन उसने घबराहट अपने चेहरे पर नहीं आने दी और नॉर्मली ही अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सो सॉरी, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कड़वे शब्द कहे। मैं तो ये भूल ही गया था कि आप तो लोगों की जीभ तक कटवाने में माहिर हैं। आशा करता हूँ कि आप मेरी इस गुस्ताखी को माफ करेंगे। आपका भाई होने का कुछ तो मुझे फायदा मिलना चाहिए। सक्षम ने उसकी बातों को तब तक सुना जब तक उसकी सारी बकवास खत्म नहीं हो गई। उसके बाद उसने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, माफी मांगो। सक्षम की बात सुनकर अंशु ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इस बात का क्या मतलब हुआ? कहा, अपनी भाभी से माफी के अभी। उस सुनकर अंशु की आंखें छोटी हो गईं। उसने भाभी? कौन सी भाभी? और मैं इससे क्यों माफी मांगू? सक्षम ने अपनी डेंजरस आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं और टाइम शुरू होता है अब। उसके बाद सक्षम अपनी घड़ी को देखने लगा। अंशु ने उसे घूर कर देखा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जब लास्ट 1 सेकंड बचा तब जाकर उसने अपने मुंह से वो शब्द निकाले, आई एम सॉरी। उसके मुंह से निकला एक एक शब्द नफरत से भरा हुआ था। उसकी बात सुनने के बाद सक्षम ने मानसी की तरफ देखा और कहा, क्या इतना ठीक रहेगा या कुछ और सजा देनी है? तुम बता दो मुझे। मानसी तो उनकी बातें सुनकर अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी और सक्षम की आवाज सुनकर ख्यालों से बाहर आई। मानसी को जैसे ही सक्षम की आवाज सुनाई दी उसने अपनी नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, अब क्या तुम इसे पहले से जानते हो? सक्षम ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, हाँ। मानसी ने एक नजर सक्षम को देखा और दूसरी नजर अंशु को देखा। वो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। मानसी को एहसास हुआ कि शायद उसका गला सूख रहा है। उसने सक्षम का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहा, अब ये मत कहना कि ये तुम्हारा बेटा है। मानसी की ये बात सुनकर अंशु की आंखें लगभग बाहर ही आ गई थीं। उसको उल्टी करने का मन कर रहा था। उसने आज तक इतना भद्दा मजाक नहीं सुना था। उसने मानसी को घूरते हुए कहा, ये क्या बकवास है? मैं और इस आदमी का बेटा? उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की कि सक्षम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, भाई। मानसी ने हैरानी से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अब ये कब बना? सक्षम ने जवाब दिया, बना नहीं, आने जन्म दिया है, मुझसे छोटा है। मानसी ने फिर से सवाल किया, लेकिन मैंने पहले इसे क्यों नहीं देखा? सक्षम ने जवाब दिया, ये यहाँ नहीं था। मानसी ने उसे घूर कर कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई भाई भी है? इससे पहले कि सक्षम कुछ बोलता, अंशु, जिसको उनकी बातें सुनकर चक्कर आने वाले थे, वो बीच में बोला, लगता है तुम्हें इनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। उसके बाद उसने सक्षम की तरफ व्यंग भरी मुस्कुराहट से देखा। सक्षम ने भी उसे एक वार्निंग वाला लुक दिया। इतने में ही मानसी ने अंशु को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम चुप रहो, मैं अपने बेबी से बात कर रही हूँ। मानसी की बात सुनकर अंशु ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा।
मानसी ने सक्षम के हाथ को पकड़ते हुए कहा, बेबी तुम बोलो, मैं अब तुम्हारी ही बात सुनूंगी। सक्षम ने कहा, बाकी बात बाद में करेंगे, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, तुम अब जाओ, और अगर कोई तुम्हें दोबारा से परेशान करे तो मुझे कॉल करना। मानसी ने कहा, ठीक है चलती हूँ, तुम भी जाओ। और ये कहकर उसने सक्षम के गाल पर किस किया। अंशु ने मानसी को किस करते हुए देखा तो उसने तुरंत अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली और बोला, डिस्गस्टिंग। मानसी ने वहाँ से जाने से पहले अंशु को घूरा और उसे जीभ दिखाकर वहाँ से भाग गई। अंशु ने चिढ़कर कहा, तुम। मानसी के जाने के बाद सक्षम ने अंशु से कहा, उसका ख्याल रखना। अंशु ने चिढ़कर सक्षम की तरफ देखा और कहा, मैं आपकी गर्लफ्रेंड का बॉडीगार्ड नहीं हूँ जो उसका ख्याल रखूंगा। सक्षम ने नॉर्मली जवाब दिया, बकवास कम करो और जितना कहा है उतना करो। और ये कहकर सक्षम वापस अपने हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। अंशु तब तक उस हेलीकॉप्टर को देखता रहा जब तक हेलीकॉप्टर काफी दूर नहीं चला गया। अंशु धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, लगता है सक्षम ओबरॉय अपनी गर्लफ्रेंड से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। उतने में ही आकाश वहाँ भागते हुए आया और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? उसने कहाँ मारा तुम्हें? अंशु ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे हाथ लगाने से पहले लोगों के हाथ टूट जाते हैं। और ये कहकर अंशु वापस जाने लगा तो आकाश उसके पीछे जाते हुए बोला, क्या हुआ यहाँ, ये तो बता, और उस हेलीकॉप्टर में कौन आया था? अंशु ने कहा, कोई नहीं। अंशु ने पीछे मुड़कर उसे देखा और कहा, ये सुनकर आकाश चिढ़ गया और बोला, ठीक है मत बता, अब मैं भी तुझे आज के बाद कोई बात नहीं बताऊंगा। अंशु ने पीछे मुड़कर उसे देखा और कहा, चला रूम में बताता हूँ। उसकी बात सुनकर आकाश जल्दी से उसकी ओर बढ़ गया। इधर मानसी जब वापस आई तो काफी खुश नजर आ रही थी। उसको इतना खुश देखकर जानवी ने उससे पूछा, अरे वाह, तुम तो काफी बेहतर लग रही हो। मानसी ने कहा, हाँ अब मैं खुश हूँ। जानवी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, चलो हम दोनों फिर से लाइब्रेरी चलते हैं। मानसी ने भी अपनी हामी भरते हुए कहा, अब मैं भी यही सोच रही थी। उसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी चले गए। मुंबई में डीपी के घर के आगे एक कार ने बिना रुके ही उसमें से एक आदमी को बाहर फेंक दिया। गेट पर खड़े गार्ड ने जब ये देखा तो वो तुरंत उस जख्मी आदमी के पास आया। पहले तो वो दोनों गार्ड उस आदमी को पहचान नहीं पाए, पर तभी उस जख्मी इंसान ने धीरे से अपनी जुबान खोलते हुए कहा, डैड कहाँ है? जब उसकी आवाज सिक्योरिटी गार्ड ने सुनी तो वो उसे तुरंत पहचान गया और बोला, छोटे साहब। उसने थोड़ा डरते हुए कहा था क्योंकि वो अपने छोटे साहब की इतनी ज्यादा खराब हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान था। गार्ड ने जल्दी से उसे सहारा दिया और अंदर ले गया। डीपी ने जब अपने बेटे को देखा तो वो खुशी से झूम उठा। उसने कहा, बेटा रोहित, तुम वापस आ गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोहित को सोफे पर बैठा दिया और वहाँ से चले गए। फिर डीपी ने जल्दी से नौकर को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा क्योंकि रोहित के शरीर पर काफी जख्म थे, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो फर्स्ट एड बॉक्स से भी नहीं बुझने वाली थी। अंशु के बताने पर आकाश ने चौंकते हुए पूछा, क्या वो लड़की सच में तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड है? अंशु ने जवाब दिया, हाँ। ये सुनकर आकाश उदास होकर बोला, मतलब अब मेरा कोई चांस नहीं है? अंशु ने उसे तुरंत जवाब दिया, चांस की तो दूर बात है, अगर उसे ये भी पता लग गया कि तुमने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा है तो वो तुम्हें दुनिया से उठा देगा। अंशु की बात सुनकर आकाश की आंखें फैल गईं। उसने हैरानी से कहा, क्या वो सच में इतना खतरनाक है? अंश ने एक व्यंग भरी स्माइल की और कहा, खतरनाक? ये तो उसके लिए बहुत छोटा सा वर्ड है। मैंने सुना है कि उसने एक दिन में 500 लोगों को मारा था, तो तुम ही बताओ कि वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये सिर्फ एस्टिमेट था। जैसे जैसे अंशु की बातें पूरी हो रही थीं, आकाश का गला सूखता जा रहा था। उसने अपनी लार को निगला और हकलाते हुए बोला, ये आदमी है या कोई हैवान? अंशु बोला, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब मुझे उसकी कमजोरी पता लग चुकी है और वो है उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड। आकाश ने पूछा, तो अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? अंशु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खड़े होकर अपनी बुक उठाते हुए कहा, अगर तुम लाइब्रेरी आना चाहते हो तो आ सकते हो। अंशु तुरंत खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जरूर आऊंगा। लड़की का तो पता नहीं, लेकिन नौकरी तो मिल ही जाए, उससे ही मैं खुश हो जाऊंगा। लाइब्रेरी में जैसे ही अंशु अपनी सीट पर बैठने वाला था, उसकी नजर अचानक से मानसी पर गई, जो उससे कुछ दूरी पर बैठी हुई थी। देखने से ऐसा जैसे वो पूरी तरह से किताबों में डूबी हुई है। अंशु अपनी सीट पर फिर नहीं बैठा और वो सीधा मानसी के बगल में जो कुर्सी खाली थी वहाँ जाकर बैठ गया। मानसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तभी अंशु ने थोड़ा झुकते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, तुम्हें पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए वही इंसान मिला था क्या? पहले तो मानसी आवाज सुनकर डर गई, पर जब उसने अंशु को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। मानसी ने कहा, तुम चुप नहीं बैठ सकते? देख नहीं रहे हो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ? और उसके बाद उसने वापस से अपनी नजरें किताब में जमा ली। अंशु ने चिढ़कर उसे देखा और धीरे से बुदबुदाया, छिपकली। मानसा देखे धीरे से कहा, मुझे जो भी कहा, अगर मैं छिप तो तुम एक कॉकरोच हो। अंशु ने उसकी किताब में झांका और फिर अपनी नजरें मानसी की तरफ करते हुए कहा, तो तुमने ऑप्शनल में जियोग्राफी रखा है? मानसी चिढ़ते हुए बोली, हाँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अंशु चिढ़ते हुए बोला,
तुम मेरी बात का उल्टा जवाब ही क्यों दे रही हो? मानसी ने अपनी तीखी नजरों से उसे देखा और थोड़ा जोर से बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंशु भी जोर से बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ बात करने में दिलचस्पी होगी? तुम्हारी जैसी छिपकली की शक्ल की लड़की से कौन ही बात करना पसंद करेगा? मानसी ने टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, तुम गंदी नाली के कॉकरोच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की? इससे पहले कि अंश आगे कुछ बोल पाता, किसी के खांसने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन दोनों ने नजरें उठाकर देखा तो लाइब्रेरी अटेंडेंट उनके सामने बाजुएं मोड़े खड़ा था और सभी बच्चे उन्हें ही देख रहे थे। मानसी अपना उदास चेहरा लेकर लाइब्रेरी से बाहर निकली। उसके साथ अंशु भी था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नजर नहीं आ रहा था। मानसी ने उसे घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मेरे साथ बहस नहीं करते तो इस वक्त हम लाइब्रेरी के अंदर होते, ना कि हमें इतनी बेइज्जती करके लाइब्रेरी से बाहर निकाला जाता। अंशु ने कहा, तुम लड़कियां इतनी छोटी छोटी बात को इतना सीरियस क्यों ले लेती हो? ये सुनकर मानसी ने अंशु की कमर पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। अंशु को उसके मारने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मानसी के उदास चेहरे को देखकर एक सवाल किया, तुम्हें उससे प्यार कब हुआ?